मैं अपनी गर्लफ्रेंड की मौत वाले उसी दिन में फंस गया था। मैं चाहे जो भी करूं, उसे शाम 4 बजे ट्रक से कुचलकर मरने से नहीं बचा पाता था। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि उसके साथ मैं भी मर जाऊं ताकि ये अंतहीन चक्कर खत्म हो जाए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैं हजारवीं बार जाकर टूटकर रो रहा था, तब मेरे पास लेटी मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल शांत चेहरे से बोली, छोड़ दो, मैं तो मर मर कर अब थक चुकी हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गया। क्या तुम्हें भी सब पता है? वो धीरे से बोली, हाँ, आज तुम्हारा 1000वां लूप है, लेकिन मेरा 2500वां। क्या तुम मुझसे भी ज्यादा बार इस लूप में फंसी हो? तो फिर तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? उसने फीकी हंसी के साथ कहा, बताकर भी क्या बदल जाता, हम चाहे कुछ भी कर ले, शाम 4 बजे वाले उस ट्रक से बच नहीं सकते। मैं हर तरीका आजमा चुकी हूँ, यहाँ तक कि अगले दिन आने से पहले खुदकुशी भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हर बार यहीं वापस जाग जाती हूँ। 1000 बार कोशिश करके हारने के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। बाकी के 1000 से भी ज्यादा लूप में मैं बस अभिनय करती रही, ऐसा दिखाती रही जैसे मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हारे साथ हर बार कोशिश करती रही, हर बार नाकाम होती रही और हर बार तुम्हें टूटते हुए देखती रही। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। क्या मतलब अभिनय? मैं एक बेवकूफ की तरह बार बार इस लूप को तोड़ने का तरीका ढूंढता रहा, हर बार तुम्हारी लाश को पकड़कर पागलों की तरह रोता रहा। क्या तुम्हें जरा भी दर्द नहीं हुआ? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, और मैं क्या करती? अगर मैं पहले ही तुम्हें सच बता देती तो तुम भी मेरी तरह पूरी तरह टूट जाते। कम से कम तुम्हें कोशिश करते देकर मुझे लगता था कि अभी थोड़ी उम्मीद बाकी है। मैं थकी आवाज में बोला, तो क्या अब हम बस ऐसे ही जीते रहेंगे? हर दिन वही दिन दोहराएंगे, हर दिन तुम्हें मरते देखेंगे और फिर दोबारा जाग जाएंगे। रानी ने सिर झुकाकर लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता आरव, 2500 बार मरने के बाद मैं अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुकी हूँ। मैं तुम्हारे साथ बस इसलिए अभिनय करती रही ताकि तुम मेरी तरह जीने की आखिरी इच्छा भी न खो दो। इतना कहकर वो उठी और बाथरूम की तरफ चली गई, लेकिन मैं वहीं बैठा सोच में डूब गया। मुझे याद आया कि पिछले लूप में मैंने ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ड्राइवर बदल गया था। अगर ड्राइवर को रोकना बेकार है तो मैं ट्रक को ही सड़क पर निकलने से रोक दूंगा। ये सोचते ही मैं शहर के पूर्वी इलाके में बने शर्मा लॉजिस्टिक पार्क पहुंच गया। मुझे उस ट्रक का नंबर याद था, उसके नंबर प्लेट के आखिरी अंक 886 थे। आखिरकार मुझे वो ट्रक मिल गया। मैंने जेब से पहले से तैयार रखा हुआ कटर निकाला और पूरी ताकत से टायर में घुसा दिया। सर! टायर तुरंत पिचक गया। उसी समय पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई, अबे कमीने, क्या कर रहा है तू? हमारी कंपनी की गाड़ी तोड़ रहा है? भागने की कोशिश मत कर, चल हमारे साथ सिक्योरिटी ऑफिस। इसके बाद 2 गार्ड मुझे पकड़कर जबरदस्ती ऑफिस बिल्डिंग की तरफ ले गए। मुझे लगा आज फिर मैं यहीं फंसा रहूंगा और शाम 4 बजे के बाद सब दोबारा रीसेट हो जाएगा। लेकिन तभी रानी अंदर आई। उसने आते ही हर गार्ड को सिगरेट का पैकेट पकड़ा दिया और धीरे धीरे उनसे कुछ बातें की। तब जाकर उनका रवैया थोड़ा नरम हुआ। चलो आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन टायर का पैसा भरना पड़ेगा। इसके बाद मैंने मरम्मत का पूरा पैसा दे दिया। जब हम सिक्योरिटी ऑफिस से बाहर निकले तब रानी ने बेबस होकर कहा, ये तरीका मैं बहुत पहले आजमा चुकी हूँ। 200वें लूप में मैंने चारों टायर फाड़ दिए थे, लेकिन कंपनी ने बगल से दूसरी ट्रक मंगवा ली और शाम 4 बजे मैं फिर भी समय पर मर गई। आरव, अब और बेकार कोशिश मत करो। लेकिन मैंने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। अगर ट्रक और ड्राइवर को रोकना बेकार है तो मैं उस पूरे चौराहे को ही बर्बाद कर दूंगा। अगर सड़क ही बंद हो गई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सोचते ही मैं पेट्रोल पंप गया और एक बड़ा डिब्बा पेट्रोल खरीद लिया। फिर मैं उस चौराहे पर पहुंचा जो अब मेरी हड्डियों तक में बस चुका था। अगर मैं यहाँ आग लगा दूं तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, पुलिस सड़क बंद कर देगी और फिर वो ट्रक यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैंने मोबाइल देखा, 3:30 बजे थे, अभी भी समय था। मैंने धीरे धीरे पेट्रोल के डिब्बे का ढक्कन खोला। तेज पेट्रोल की बदबू हवा में फैल गई, लेकिन जैसे ही मैं पेट्रोल डालने वाला था अचानक मेरा फोन बज उठा। एक अनजान नंबर था। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, फिर कॉल उठा ली। हेलो, क्या तुम आरव बोल रहे हो? फोन के दूसरी तरफ से एक बेहद परिचित आवाज आई, मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैं तुरंत सन्न रह गया। ये आवाज मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था, लेकिन वो तो विदेश में था ना। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे लूप में वो कभी एक बार भी सामने नहीं आया था। क्या आखिरकार इस अंतहीन चक्र में कोई बदलाव आने वाला था? रोहित, तू तो विदेश में था ना, अचानक मुझे फोन कैसे कर दिया? फोन के दूसरी तरफ से हंसते हुए आवाज आई, मैं वापस इंडिया आ गया हूँ, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अभी अभी फ्लाइट से उतरा हूँ, तू कहाँ है? मिलते हैं। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे घंटियां बजने लगी। कुछ तो गड़बड़ था। वो आज ही वापस क्यों आया और ठीक उसी समय फोन क्यों किया जब मैं उस सड़क को तबाह करने वाला था? मैं जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। मुझे डर था कहीं कोई मेरी योजना खराब न कर दे। मैंने झिझकते हुए कहा, यार किसी और दिन मिलते हैं, मुझे अभी थोड़ा काम है। लेकिन उसने मेरी बात काट दी। अरे नहीं यार, मैं तेरे और रानी के लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, बस एक बार मिल ले। शाम 4 बजे सिटी स्क्वायर वाले कैफे में इंतजार करूंगा, आना जरूर। इतना कहकर उसने बिना मुझे जवाब देने का मौका दिए फोन काट दिया। मैं मोबाइल पकड़े खड़ा रह गया। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। एक नया इंसान, एक नया बदलाव, क्या यही इस अंतहीन लूप को तोड़ने का मौका था? आखिरकार मैंने आग लगाने वाला प्लान छोड़ दिया और रानी को फोन किया। मैंने सारी बात उसे बताई। रानी भी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अजीब बात है, मेरे किसी भी लूप में तुम्हारा ये दोस्त रोहित कभी दिखाई नहीं दिया। क्या पता असली मोड़ उसी से जुड़ा हो। मैंने तुरंत कहा, मिलकर देखते हैं। इसके बाद मैंने जानबूझकर उस मौत वाले चौराहे से सबसे दूर एक कैफे चुना। कैफे में रानी मेरे सामने बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही थका हुआ और टूटा हुआ भाव था, जैसे उसे जिंदगी से कोई उम्मीद ही न बची हो। मैंने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें लगता है रोहित ही इस सब की चाबी है? रानी ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे 1001वें लूप में यही पहली चीज है जो अलग हुई है। इसके बाद हम दोनों चुप हो गए। रानी खिड़की के बाहर देखती रही और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे शाम 4 बजे के करीब पहुंचने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब समय 3:59 हुआ, मैंने सांस रोकर मोबाइल की स्क्रीन को घूरना शुरू कर दिया। फिर घड़ी में ठीक 4 बजे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना ब्रेक की चीखती आवाज, ना लोगों की चीखें, ना हादसा। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। रानी, कुछ नहीं हुआ, हम सफल हो
हो गए, 4 बज चुके हैं, अब तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी खुशी के विपरीत रानी के चेहरे पर अब भी गहरी निराशा थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, आरव तुम बहुत भोले हो। उसकी बात खत्म होते ही धड़ाम एक जोरदार धमाका रानी के पीछे से सुनाई दिया। पूरा कैफे जोर से कांप उठा। लोग डर के मारे चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। अगले ही पल एक विशाल ट्रक कैफे की दीवार तोड़ता हुआ सीधे रानी की तरफ आ गया। मैं अविश्वास से सब कुछ देखता रह गया। ये कैसे संभव था? ये तो पैदल चलने वालों वाली सड़क थी, यहाँ गाड़ियां आती ही नहीं थी। लेकिन मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। अचानक मैं झटके से बिस्तर पर उठ बैठा। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैं फिर वापस आ चुका था। सब कुछ फिर से शुरू हो गया था। निराशा की लहरें मुझे अंदर तक डुबोने लगी। मैंने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन पास बैठी रानी अब भी उसी थके हुए चेहरे से मुझे देख रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे बचाने की कोशिश करना बंद करो। ये पता लगाओ कि आखिर कौन तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हें हमेशा के लिए इस अंतहीन लूप में कैद कर दिया। उसकी बात मेरे दिमाग में बिजली की तरह गिरी। क्या मतलब मुझसे नफरत? लेकिन हर बार मरती तो तुम हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या तुम्हें कुछ पता है? रानी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि इस लूप की ताकत तुम्हारी भावनाओं से आती है। तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी निराशा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा दर्द, ये सब इस लूप को चलाते रहने का ईंधन है। और मैं सिर्फ एक चाह रहा हूँ, एक ऐसा जरिया जिसकी वजह से तुम बार बार भावनाएं महसूस करते रहो। रानी की बातें बेहद क्रूर थी, लेकिन उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आया, मैं चाहे जो करूं, रानी हर हाल में मरेगी, क्योंकि उसकी मौत ही इस पूरे लूप का केंद्र थी। सिर्फ उसके मरने पर ही मुझे दर्द होता था और उसी दर्द से ये लूप चलता रहता था। मैंने दांत भींच लिए। तो आखिर वो कौन है और उसने हमें इस लूप में फंसाया कैसे? रानी ने धीरे से कहा, ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। तुम्हें खुद इस रहस्य का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैंने मुठियां कस ली। जो इंसान मुझसे नफरत कर सकता था, मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आया, रोहित। रोहित कभी मेरा सबसे करीबी दोस्त हुआ करता था। हम इतने अच्छे दोस्त थे कि कई बार होटल में बिल भरने को लेकर आपस में लड़ पड़ते थे। लेकिन फिर वो विदेश चला गया और धीरे धीरे हमारा संपर्क टूट गया। फिर अचानक पिछले लूप में उसका सामने आना। अब सोचने पर उसकी हर बात अजीब लग रही थी। उसका फोन, उसका अचानक लौटना, सब कुछ। मैंने फैसला कर लिया, अब अगला निशाना रोहित होगा। लेकिन इस बार मैं पहले की तरह बिना सोचे समझे बाहर नहीं निकलने वाला था। सबसे पहले मैंने रोहित के सोशल मीडिया अकाउंट देखने शुरू किए। उसकी प्रोफाइल दुनिया भर की घूमने वाली तस्वीरों से भरी हुई थी। कहीं बीच पर, कहीं पहाड़ों पर, कहीं महंगे रेस्तराओं में। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी बहुत शानदार रही हो। लेकिन तभी जब मैंने एक फोटो को झूम करके देखा तो मेरी नजर एक छोटी सी चीज पर जाकर टिक गई। रोहित के पीछे लगे बोर्ड पर एक भर्ती का विज्ञापन लिखा था और वो हिंदी में था। और सबसे बड़ी बात, वो वही पुरानी कबाब की दुकान थी जहां हम दोनों कभी बिल भरने को लेकर लड़ पड़े थे। मेरा दिल अचानक बैठ गया। रोहित कभी विदेश गया ही नहीं था। वो इतने सालों से सबको झूठ बोल रहा था। लेकिन क्यों? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? ये सोचते ही मैंने तुरंत कल वाले नंबर पर फोन मिला दिया। रोहित, मैं आरव बोल रहा हूँ। तू अभी कहाँ है? मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक चुपी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो घबरा गया हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अभी होटल पहुंचा हूँ, थोड़ा थका हुआ, किसी और दिन मिलते हैं। मैंने तुरंत कहा, अरे यार, इतने साल बाद मिले हैं। सच कहूँ तो तेरी बहुत याद आई। तू होटल का नाम बता दे, मैं परेशान नहीं करूंगा, बस तुझे कुछ देना है। रोहित कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने एक 5 स्टार होटल का नाम बताया, रूम नंबर 1808। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूँ। फोन कटते ही मैं तुरंत टैक्सी लेकर उस होटल पहुंच गया। अंदर जाते ही मैंने रिसेप्शन पर बैठी लड़की को चुपके से सिगरेट का पैकेट पकड़ा दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, मैडम, मेरा दोस्त रोहित रूम 1808 में रुका है। उसका फोन बंद आ रहा है। क्या आप चेक कर सकती हैं कि वो बाहर गया है क्या? रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक किया। फिर कुछ पल बाद उसने मेरी तरफ देखा। सॉरी सर, हमारे होटल में रोहित नाम का कोई गेस्ट रुका ही नहीं है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। जैसा मैंने सोचा था, रोहित शुरू से झूठ बोल रहा था। लेकिन वो मुझसे छिप क्यों रहा था? और अगर छिपना चाहता था तो फिर खुद ही मेरे सामने क्यों आया? मैं इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि तभी मेरा फोन बज उठा। कॉल रानी की थी। आरव, तुम कहाँ हो? मैं होटल में रोहित को ढूंढ रहा हूँ। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। फौरन घर वापस आओ, उसके पीछे मत पड़ो। मैं चौंक गया। क्यों? रानी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, इस लू का उससे बहुत गहरा संबंध है, लेकिन असली खिलाड़ी रोहित नहीं है। वो सिर्फ एक मोहरा है। उससे उलझो मत। तुम उस आदमी का सामना नहीं कर पाओगे जो उसके पीछे है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। लेकिन अजीब बात ये थी, उसकी चेतावनी ने मुझे रोकने के बजाय और जिद्दी बना दिया। अब मैं हर हाल में सच जानना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि रोहित आखिर छिपा क्या रहा है। मैंने तुरंत दूसरा नंबर इस्तेमाल किया और रोहित को मैसेज भेजा, मुझे पता है तू होटल में नहीं है और ये भी पता है कि तू कभी विदेश गया ही नहीं। आज शाम 3 बजे हमारी पुरानी वाली शराब की दुकान पर मिल, हमें बात करनी है। मैसेज भेजने के बाद मैं सीधे उस पुराने बार में जाकर बैठ गया। 3 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तभी दरवाजा खुला। रोहित अंदर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो मेरे सामने आकर बैठ गया, लेकिन मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, आरव, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं ठंडी आवाज में बोला, अगर किसी को सच छिपाना है तो इतने घटिया झूठ नहीं बोलने चाहिए। लेकिन तूने सबको ये क्यों कहा कि तू विदेश चला गया? मैंने हल्का सा हंसते हुए कहा, क्या सिर्फ इसलिए कि एक बार बिल भरने की लड़ाई में मैंने तुझे पीट दिया था, तू मुझसे डरकर भाग गया? रोहित ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सच कहूं तो उस दिन तू बिल भरने पर अड्डा हुआ था और अंदर से मैं खुश था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तो फिर क्यों विदेश जाने का झूठ क्यों बोला? तू आखिर किससे भाग रहा था या फिर किस चीज की तैयारी कर रहा था? कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा। हाँ, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता था। मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता था जहाँ हर जगह तुम हो। आरव, तुम्हारे पास सब कुछ था, प्यार करने वाले माँ बाप, अच्छी नौकरी और अब रानी भी। आखिर सारी अच्छी चीजें तुम्हें ही क्यों मिली? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं चाहता था कि तुम भी मेरी तरह सब कुछ खो दो। मैं चाहता था कि तुम भी अकेले रह जाओ। उसकी आवाज कांपने लगी। कई बार तो मैंने ये तक
सोचा कि उस एक्सीडेंट में मरने वाली रानी नहीं बल्कि तुम होते। मैंने मेज पर मुट्ठी मार दी। तो ये सब तुमने किया है? तुमने ही मुझे और रानी को इस लूप में फंसाया ताकि मैं बार बार उसे खोने का दर्द महसूस करता रहूं। रोहित ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें टूटते हुए देखना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि किसी को टाइम लूप में फंसा सकूं। मैंने दांत भींच ली। अब भी झूठ बोलोगे? रानी ने कहा था कि तुम सिर्फ एक मोहरा हो, लेकिन अब समझ आया तुम मोहरा नहीं हो। तुमने खुद अपनी मर्जी से किसी का साथ दिया है, क्योंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे इस नरक में धकेलने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रोहित ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। कुछ पल बाद वो टूटी हुई आवाज में बोला, हाँ, मेरा इस्तेमाल किया गया था। एक आदमी मेरे पास आया था। उसने कहा कि वो तुमसे बदला लेने में मेरी मदद करेगा। वो चाहता था कि तुम भी सब कुछ खोने का दर्द महसूस करो, और मैं तुम्हें हमेशा दर्द में देखना चाहता था। इसलिए मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। वो आदमी आखिर है कौन, और उसने हमें इस लूप में फंसाया कैसे? जल्दी बताओ। रोहित घबराई हुई आवाज में बोला, मुझे सच में नहीं पता वो कौन है। वो हमेशा मुझसे अनजान नंबर से बात करता था। उसी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे खास लूप में तुम्हें फोन करूं, तुम्हें सिटी स्क्वायर बुलाऊं और विदेश जाने का झूठ बोलूं ताकि तुम्हारी सारी योजनाएं बिगड़ जाए। वो चाहता था कि तुम हमेशा उम्मीद और निराशा के बीच झूलते रहो। मैंने गहरी सांस ली, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, रोहित, तुम्हारा भी इस्तेमाल हुआ है। उस आदमी ने तुम्हें सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अगर तुमने अब भी सच नहीं बताया तो आगे चलकर तुम भी हमारी तरह इस नरक में फंस जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है तो अच्छे से सोचो। क्या तुम्हें कोई और छोटी सी बात याद है? शायद वही इस लूप को तोड़ने की चाबी हो। लेकिन रोहित कुछ नहीं बोला। मैं बिना पीछे देखे बार से बाहर निकल आया, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी अंधेरा ही था। हर सुराग आकर टूट जा रहा था। अब मैं उस असली इंसान को कहाँ ढूंढूं जो मुझसे इतनी नफरत करता था। मैं खोया हुआ सड़क पर चल रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग आदमी से टकरा गया। उसकी टोकरी जमीन पर गिर गई और सारे फल सड़क पर बिखर गए। वो गुस्से में चिल्लाया, चलना नहीं आता क्या? आंखें हैं या नहीं? मैं तुरंत झुक गया। सॉरी बाबा, मैं उठाता हूँ। मैं जल्दी जल्दी फल उठाने लगा, लेकिन तभी जब मैंने एक सेब उठाया तो मेरी उंगलियां किसी ठंडी और सख्त चीज से टकराईं। वो हथेली के आकार का एक अजीब धातु का उपकरण था। उसकी सतह पर अजीब सी चमक थी, जैसे कोई हाईटेक मशीन हो। मैं उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि तभी बूढ़े आदमी ने झपटा मारकर वो चीज मेरे हाथ से छीन ली। उसने गिरे हुए फलों की भी परवाह नहीं की, बस बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी वहां से चला गया। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा और अचानक वो मुझे जाना पहचाना लगा। तभी मुझे याद आया वो हमारे अपार्टमेंट का सफाई कर्मचारी था। मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन कभी उससे बात नहीं की। सच तो ये था, मैंने उसे कभी ध्यान से देखा तक नहीं था। वो ऐसा इंसान था जिसे मैंने हमेशा नजरअंदाज किया। ये सोचते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अगला लूप शुरू होते ही मैं रोहित के पास नहीं गया, सीधे अपने अपार्टमेंट के मैनेजमेंट ऑफिस पहुंच गया। मैंने रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर से कहा, मुझे हमारी बिल्डिंग के सफाई कर्मचारी की जानकारी चाहिए। मैनेजर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने शक भरी नजर से मुझे देखा। सर, ये हमारे स्टाफ की प्राइवेट जानकारी है, हम ऐसे नहीं दे सकते। मैंने बिना कुछ बोले सिगरेट का पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वैसे भी इस लूप में मेरी सिगरेट कभी खत्म नहीं होती थी। मैं मुस्कुराकर बोला, उन्होंने पिछली बार मेरा खोया हुआ वॉलेट ढूंढने में मदद की थी। मैं बस उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ और थोड़ा इनाम भी देना चाहता हूँ। मैनेजर तुरंत नरम पड़ गया। उसने कंप्यूटर खोलते हुए कहा, उस सफाई कर्मचारी का नाम है विजय शर्मा। कुछ ही देर में उसने मुझे उसका पता और फोन नंबर दे दिया। उसके बाद मैं सीधे उस पते पर पहुंच गया। विजय शर्मा एक बेहद पुराने और टूटे फूटे मोहल्ले में रहता था, लेकिन मैं तुरंत उसके घर नहीं गया। पहले मैंने इंटरनेट पर उसका नाम सर्च किया। कुछ ही सेकंड बाद 1 साल पुरानी खबर सामने आ गई। थके हुए ट्रक ड्राइवर की दुर्घटना में मौत। परिवार ने कंपनी पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। खबर की तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठकर रो रहा था। वो विजय शर्मा था और हादसे में मरने वाला ट्रक ड्राइवर उसका पोता था। मैंने तुरंत पूरी खबर पढ़नी शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना का कारण ड्राइवर की गलती बताया गया था। परिवार ने कंपनी पर केस भी किया था, लेकिन वो केस हार गए। फिर मेरी नजर खबर की आखिरी लाइन पर गई। उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम था गैलेक्सी लॉजिस्टिक्स और ये रानी के पिता की कंपनी थी। उसी पल सारे टुकड़े जुड़ गए। अब मुझे समझ आ गया था कि ये टाइम लूप आखिर क्यों बनाया गया था। ये मुझसे नफरत की वजह से नहीं था, बल्कि रानी और उसके पूरे परिवार से बदला लेने के लिए था। ये एक देर से लिया गया भयानक बदला था। विजय शर्मा चाहता था कि रानी बार बार ट्रक से कुचलकर मरे, ताकि उसके पिता भी अपने सबसे प्यारे इंसान को खोने का दर्द महसूस करे। और मैं तो बस इस आग में फंसा हुआ एक बेगुनाह इंसान था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक रानी की बात गूंज उठी। इस लूप का ईंधन तुम्हारी भावनाएं हैं। अगर बदला सिर्फ रानी से लेना था तो इस लूप में फंसना उसे चाहिए था। फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था जब तक मेरा भी इस हादसे से कोई गहरा संबंध न हो। मैंने तुरंत इंटरनेट पर उस पुराने ट्रक एक्सीडेंट की पूरी जानकारी ढूंढनी शुरू की। मरने वाले ड्राइवर का नाम था अमन, और उसी पल मेरे दिमाग में एक बहुत पुरानी याद बिजली की तरह कौंध गई। अमन वो मेरा कॉलेज का दोस्त था। अब मुझे सब समझ आ चुका था। ये टाइम लूप सिर्फ रानी के लिए नहीं बनाया गया था, ये मेरे लिए भी खास तौर पर तैयार किया गया था। विजय शर्मा रानी के परिवार से नफरत करता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो मुझसे नफरत करता था। उसकी नजर में मैं वो इंसान था जिसने उसके पोते अमन को मरने के लिए छोड़ दिया और उसकी मौत के बाद आराम से उसके दुश्मन की बेटी से प्यार करने लगा। इसलिए उसने मुझे सजा देने के लिए ये तरीका चुना। वो चाहता था कि मैं हमेशा उसी दिन में फंसा रहूं जिस दिन मेरी प्रेमिका मरती है, ताकि मैं हमेशा उम्मीद और निराशा के बीच लड़ता रहूं। ये सोच इतनी जहरीली, इतनी टेढ़ी और डरावनी थी कि मेरा शरीर कांप उठा। मैं तुरंत विजय शर्मा के घर पहुंच गया। मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और सामने वही था। मुझे देखते ही वो कुछ पल के लिए चौंका, लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई देने लगी। तू यहाँ क्या करने आया है? मैंने शांत आवाज में कहा। विजय अंकल, हमें बात करनी होगी। उसने तुरंत दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन मैंने हाथ लगाकर दरवाजा रोक लिया। वो गुस्से में बोला, मेरी तेरे जैसे
जैसे एहसान फरामोश से कोई बात नहीं है। मैंने उससे बहस नहीं की, बस अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वो मेरी और अमन की कॉलेज वाली फोटो थी। तस्वीर में हम दोनों हंस रहे थे। विजय शर्मा ने जैसे ही फोटो देखी उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने झटके से तस्वीर मेरे हाथ से छीन ली। उसकी धुंधली आंखें आंसुओं से भर गईं। कांपती आवाज में वो बोला, तेरे पास अभी भी ये फोटो है? तुझे शर्म नहीं आती इसे संभाल कर रखते हुए? मैंने धीरे से कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि अमन मर चुका है। वो अचानक चिल्ला उठा, कैसे नहीं पता था? जब तू अपनी चमकदार जिंदगी में खो गया तो तुझे मेरे पोते की याद कैसे रहती? जब तेरे पास कॉलेज की फीस देने तक के पैसे नहीं थे तब अमन ने तेरी मदद करने के लिए सूदखोरों से कर्ज लिया था, लेकिन फिर ब्याज बढ़ता गया। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अकेला सारा कर्ज चुकाने में लग गया। दिन रात ट्रक चलाता रहा और आखिर में अपनी जान दे बैठा। उसकी आंखों में आंसू और नफरत दोनों थे। और तू उसी आदमी की बेटी के साथ प्यार कर रहा था जिसकी कंपनी ने मेरे पोते की जान ली। आरव, क्या तेरा दिल पत्थर का है? उसकी हर बात मेरे सीने में कील की तरह चुभ रही थी, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसकी नजर में मैं सचमुच एक गुनहगार था। मैंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन वो गुस्से से कांप उठा। मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि तू दर्द महसूस करे। मैं चाहता हूँ कि तू जिंदगी भर याद रखे कि अमन कैसे मरा था। मैं चाहता हूँ कि तू हर दिन अपनी अमीर गर्लफ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो आखिरकार आपने मान लिया, ये टाइम लूप आपने ही बनाया है ना? विजय शर्मा कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। हाँ, तो क्या हुआ? इसके बाद उसने जेब से वही अजीब धातु वाला उपकरण निकाला जो उस दिन उसकी टोकरी में गिरा था। उस मशीन से अब भी वही रहस्यमयी चमक निकल रही थी। वो उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, ये टाइम रिवर्स डिवाइस है, यही मेरा बदला है। जब तक ये मशीन चलती रहेगी तुम दोनों कभी इस लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में कहा, विजय अंकल, आप सोचते हैं कि इस मशीन से दूसरों को सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद भी इसके कैदी बन चुके हैं। आप भी उसी दर्द को बार बार जी रहे हैं। ये तकनीक के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। लेकिन वो जोर से हंस पड़ा। तो क्या हुआ? ये तुम लोगों की सजा है। अगर मुझे भी इस दर्द में जीना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, आपने अपने दुश्मनों को दर्द दिया, आप सफल हो गए, लेकिन मैं आज यहाँ आपसे लूप खत्म करवाने नहीं आया, मैं आपको सच बताने आया हूँ। वो चौंक गया। मैंने धीरे धीरे कहा, अमन की मौत के असली जिम्मेदार रानी के पिता नहीं थे। असल में उसकी मौत के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका था। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। बकवास बंद कर, मेरे पोते को उस कंपनी ने मारा, इस मशीन का उससे क्या लेना देना? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आपने नफरत में अंधे होकर इस अधूरी तकनीक का इस्तेमाल किया। आपने समय की मूल धारा को बिगाड़ दिया। आपका बदला सिर्फ एक हादसा नहीं बना, उसने हम सबको इस अंतहीन कारण और परिणाम के पिंजरे में कैद कर दिया। विजय शर्मा एक कदम पीछे हट गया। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसी मशीन की तरफ इशारा किया। ये कोई साधारण हाईटेक मशीन नहीं है, ये एक छोड़ी हुई तकनीक है जिसे लोग भाग्य बंधन यंत्र कहते थे। पुराने समय में इसे साझा श्राप का वैज्ञानिक रूप माना जाता था। इस मशीन को चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहली, श्राप देने वाले इंसान की गहरी नफरत, और दूसरी चीज, उस इंसान की गहरी भावना जिसका संबंध श्राप झेलने वाले से हो। मैंने विजय शर्मा की आंखों में देखते हुए कहा, आपने गैलेक्सी लॉजिस्टिक्स के लिए अपनी नफरत और अमन के लिए मेरी पुरानी दोस्ती, इन दोनों को मिलाकर इस टाइम लूप की नींव बनाई। लेकिन आपको एक बात नहीं पता थी, ये अधूरी तकनीक बहुत खतरनाक प्रतिक्रिया पैदा करती है। ये लूप को चलाने के लिए श्राप देने वाले इंसान के सबसे करीबी खून के रिश्तेदार की जीवन शक्ति खींचती है। जिस दिन अमन का एक्सीडेंट हुआ, क्या वही दिन नहीं था जब आपको ये मशीन मिली थी और आपने पहली बार इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की थी? विजय शर्मा का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस आदमी ने मुझे ये मशीन बेची थी उसने कहा था कि इससे सिर्फ तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी, अमन को कुछ नहीं होगा। उसने कहा था इसका कोई नुकसान नहीं है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, वो कोई वैज्ञानिक नहीं था, बस तुम्हारी नफरत का फायदा उठाने वाला ठग था। ऐसी तकनीक पर बहुत पहले रोक लग चुकी है। अमन की मौत कोई हादसा नहीं थी और सिर्फ कंपनी की गलती भी नहीं थी। असल में तुमने अपनी नफरत के लिए खुद अपने पोते की बलि चढ़ा दी। ये सुनते ही विजय शर्मा पूरी तरह टूट गया। उसने मेरी और अमन की तस्वीर को सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। असल में साझा श्राप, भाग्य बंधन और प्रतिक्रिया वाली सारी बातें मैंने एक पुरानी रहस्यमयी कहानी की किताब में पढ़ी थी। मैं बस उसके अंदर छिपे डर, अंधविश्वास और अपराध बोध पर दांव खेल रहा था और अब लग रहा था मैं जीत चुका था। कुछ देर बाद विजय शर्मा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार नफरत नहीं बल्कि टूटन थी। वो कांपती आवाज में बोला, तो इस लूप को खत्म कैसे किया जाए? मैंने उसकी हथेली में पकड़ी मशीन की तरफ देखा। बहुत आसान है, इसे तोड़ दीजिए। वो अचानक रुक गया। लेकिन अगर ये मशीन टूट गई तो क्या रानी सच में मर जाएगी? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता, हो सकता है लूप खत्म होते ही उसकी मौत सच बन जाए। शायद यही उसकी किस्मत हो। लेकिन तब तुम, मैं और इस लूप में फंसे बाकी सारे लोग आजाद हो जाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विजय अंकल, अब सबको जाने दीजिए, खुद को भी। अमन कभी नहीं चाहता कि आप ऐसे जिए। मेरी बात सुनकर विजय शर्मा ने धीरे धीरे सिर हिला दिया। समय बीता गया और देखते ही देखते फिर वही शाम आ गई। 3:50 बजे। मैं और रानी उस परिचित चौराहे पर खड़े थे। मेरे हाथ में वो टाइम रिवर्स डिवाइस थी और मेरी उंगलियां घबराहट से कांप रही थी। लेकिन मेरे पास खड़ी रानी अब भी हल्की मुस्कान ली हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा। फैसला कर लिया? मैंने भारी आवाज में कहा, रानी मुझे माफ कर दो। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद यही आखिरी तरीका है। रानी मुस्कुराई। माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। मैंने ही तुम्हें इस सब में खींच लिया। इतना कहकर वो धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मशीन को जमीन पर दे मारा। धड़ाम! मशीन टूटकर बिखर गई। इसके बाद हम दोनों बस इंतजार करने लगे। मैंने जानबूझकर समय नहीं देखा। मुझे डर था कि कहीं वही सब दोबारा शुरू न हो जाए। कुछ मिनट बीते, फिर और समय बीत गया और इस बार मुझे पूरा यकीन था 4 बजे से ज्यादा हो चुका है। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला।
डाला। स्क्रीन पर समय था 4:20 PM। मेरे अंदर खुशी का विस्फोट हो गया। 20 मिनट। इस बार रानी 4 बजे के बाद भी जिंदा थी। इसका मतलब लूप सचमुच खत्म हो चुका था। मैं खुशी से रानी की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी दूर से एक ट्रक की जोरदार आवाज गूंजी, भ्राम! मैंने घबराकर सड़क की तरफ देखा। एक तेज रफ्तार ट्रक हमारी तरफ बढ़ रहा था। सड़क के बीच खड़ी रानी ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, मुक्ति और बिछड़ने का दर्द दोनों साथ। अगले ही पल धड़ाम! ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मारी और उसका शरीर हवा में उछल गया। मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। हर बार रानी ठीक 4 बजे मरती थी, तो इस बार 4:20 पर क्यों? क्या विजय शर्मा भी मेरे साथ खेल खेल रहा था? क्या सच में कोई टाइम मशीन थी भी या नहीं? और तभी मुझे अचानक सब समझ आ गया। रानी शुरू से सब जानती थी। उसे पता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो शायद बेकार है, फिर भी वो हर बार मेरा साथ देती रही, मेरे साथ अभिनय करती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे पूरी तरह टूटे हुए नहीं देख सकती थी। अगले ही पल मैं फिर झटके से बिस्तर पर उठ बैठा। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैंने तुरंत बगल में देखा, रानी वहीं सो रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो थकान, वो निराशा, वो दर्द नहीं था, सिर्फ गहरी नींद में सोई हुई एक शांत लड़की थी। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। समय देकर मेरी आंखें फैल गईं। रात का 1 बज रहा था। ये समय तो उस लूप के शुरू होने से भी बहुत आगे था। मैं पूरी तरह उलझ चुका था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये सब सिर्फ एक सपना था या क्या मैंने सचमुच उस अंतहीन टाइम लूप को खत्म कर दिया था?